Hello everyone, this is Dushant Gupta. Welcome you all on your YouTube channel Physics Info by Dushant Gupta. तो आज अब इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम बोल दीजिए, गॉस लॉ बोल दीजिए, एक ही बात है. तो ये आपके क्लास 12th के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कॉन्सेप्ट वाइज भी बात करूँ तो कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दूसरा, स्कोरिंग वाइज अगर पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब लगभग आपके मेजर पार्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो गॉस थ्योरम से पूछा जाना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट वाइज भी और स्कोरिंग वाइज भी. तो देखते हैं क्या है ये थ्योरम, क्या है ये लॉ, क्या कहता है. ठीक है, सबसे पहले बात करूँ गॉस. गॉस इज द नेम ऑफ अ फिजिसिस्ट. गॉस एक फिजिसिस्ट हुए हैं. ठीक है, इन्होंने इस थ्योरम के बारे में बताया था. ये जो लॉ है ये गॉस ने दिया था. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड गॉस थ्योरम. सो क्या है गॉस थ्योरम, क्या इसकी वैलिडिटी है, कहाँ इसको हम अप्लाई करेंगे. वैलिडिटी मीन्स कहाँ इसको हम अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वो देखेंगे किसके बारे में है ये लॉ. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी वैलिडिटी की. जब भी कोई थ्योरम या कोई भी लॉ अगर आप पढ़ें तो सबसे पहले आप चेक करें उसकी वैलिडिटी कि वैलिडिटी क्या है सर. ठीक है, सो दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज्ड और 3D सर्फेसेस. क्लोज या 3D सर्फेसेस के लिए वैलिड है. क्लोज या 3D सर्फेस कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल स्फीयर हो गया आपका. ठीक है, क्यूब हो गया जो हम जानते हैं, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर एक्सेट्रा. ऑल दीज आर क्लोज सर्फेसेस. कोई भी सरफेस, कैसी भी शेप, क्लोज होना चाहिए बस. ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे क्लोज सरफेस. तो ऐसे सरफेस के लिए ये वैलिड है. सबसे पहली बात, वैलिडिटी हमें पता चल गया कि जहाँ पे भी मेरे पास क्लोज सरफेस होगा मैं वहाँ इसको अप्लाई कर सकता हूँ. अब ये लॉ है क्या, किसके बारे में है, क्या बात करता है, कौन किस चीज़ के बारे में बताएगा है. ठीक है, सो अबाउट, इसको लिखेंगे बेटा अबाउट. दिस लॉ इज अबाउट, दिस लॉ और थ्योरम, दिस लॉ और थ्योरम इज अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. किसके बारे में बेटा? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई. ये जो लॉ है ये किसके बारे में बताएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में. किसके बारे में बताएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये तो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं. क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर एक छोटा सा रिव्यू देखें फॉर्मूले का, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं जानता हूँ फाई ई से हम रिप्रेजेंट करते थे और जिसका फॉर्मूला आता था दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस या डी ए, जो भी आप लिखना चाहें, ई डॉट डी एस और ई डॉट डी ए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस इज द स्मॉल एरिया वेक्टर. इसको और ऐसे लिख सकते थे हम, ई डी एस कोस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर डी एस. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको हम थीटा बोलते थे. तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता था. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं किसी भी क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस, कैसा भी सरफेस हो, मैं उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकता हूँ. तो अब मन में ये चीज़ आती है कि सर जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं तो मुझे इस थ्योरम की ज़रूरत क्या है जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही बताती है. ये बिल्कुल सही डाउट है कि ये थ्योरम मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही बताती है, तो मेरे पास जब फॉर्मूला है तो मुझे इसकी ज़रूरत ही क्या है. तो ये ज़रूरत क्यों है वो जानते हैं. सबसे पहले देखो बेटा, कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने जब आप करेंगे रिलेटेड टू द गॉस थ्योरम. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो रिलेटेड होंगे गॉस थ्योरम से, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि गॉस थ्योरम की हेल्प से हम उनको सोल्व कर सकते हैं, इसकी हेल्प से नहीं कर सकते हैं, बट कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होंगे. मान लीजिए कि मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया आपको कि कोई भी क्लोज सरफेस दे दिया. ठीक है, ऐसे समझिए मैंने ये क्लोज सरफेस दे दिया आपको. यहाँ पे ये आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस है. ठीक है, वैलिड ओनली फॉर क्लोज इन 3D सरफेस. ठीक है, तो अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, देखो मेरे को ये डाउट क्लियर करना है कि सर जब मेरे पास ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का, ठीक है, तो मेरे को गॉस थ्योरम की ज़रूरत ही क्या है. जब वो
इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बता रही है कि किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, वो तो हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो थ्योरम की ज़रूरत क्या है? तो थ्योरम की ज़रूरत देखो आपको आगे भी पता चलेगी, लेकिन यहाँ मैं कुछ क्लियर कर देता हूँ आपको। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक क्या है, क्लोज सरफेस है, ठीक है, क्योंकि गॉस थ्योरम कहाँ अप्लाई है? गॉस थ्योरम इज अप्लाइड ओनली फॉर क्लोज्ड और 3D सरफेस। ये मेरे पास कोई भी क्लोज सरफेस है और इसके अंदर आपके पास चार्जेस रखे हैं, से Q1, Q2, -Q3, Q4, -Q5 ऐसे चार्जेस रखे हैं, ठीक है। इसके बाहर भी ऐसे चार्जेस रखे होंगे, मान लो Q6, -Q7, Q8, Q9 ऐसे चार्जेस रखे हैं। ये 9 चार्जेस रखे हैं मान लीजिए मेरे पास, और ये कोई भी क्लोज सरफेस है। अब मैं आपसे बोलूँ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे ना कि भाई इस फ्लक्स के फॉर्मूले की हेल्प से मेरे को यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू दिस क्लोज सरफेस। तो कैसे अप्लाई करेंगे? EDS क्लोज इंटीग्रेशन। क्योंकि एक सबसे पहली दिक्कत तो ये जो मेरे पास सरफेस है इसका एरिया रेगुलर शेप नहीं है, इसलिए मेरे को एरिया डायरेक्ट नहीं पता, तो मेरे को स्मॉल एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड। हर पॉइंट पे आप देखेंगे, इस सरफेस के हर पॉइंट पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और वैल्यू अलग मिलेगी आपको, यूनिफॉर्म नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों नहीं है? यहाँ पे देखिए Q1, Q2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो जब मैं मान लीजिए कोई भी पॉइंट उठाता हूँ इस सरफेस पे, ये जो पॉइंट्स उठाऊंगा, इन पॉइंट्स पे अगर मैं देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी केस में मिल सकती है मेरे को इनसाइड, किसी केस में आउटसाइड मिलेगी, किसी केस में इस डायरेक्शन में मिलेगी। इट मीन्स जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों के बीच का एंगल लगातार चेंज हो रहा होगा, थीटा, ठीक है। थीटा भी हर पॉइंट पे चेंज होगा। तो आपके पास इन टोटल क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो इंक्रीज होंगी, ठीक है। आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, नो डाउट सोल्व हो जाएगा, बट सोल्व कर नहीं पाएंगे, मैथमेटिक्स और कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा लगेंगी। अब इस थ्योरम की हेल्प से ये कैसे ईजी हो गया? अब मैं ये थ्योरम अगर अप्लाई करूँ तो मैं सिर्फ 2 स्टेप्स में आपको आंसर दे सकता हूँ उसका, ठीक है। क्या होगा? देखिए ये थ्योरम, पहले बात करते हैं थ्योरम क्या है, फिर इस पर अप्लाई करेंगे। ये तो पता चल गया कि मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे फ्लक्स निकाल सकता हूँ, बट निकाल नहीं पाऊँगा क्योंकि मैथमेटिक्स और कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा होंगे कि वो सोल्व नहीं हो पाएगा। अब थ्योरम की हेल्प से कैसे सोल्व करूँगा? तो वो सबसे पहले समझता हूँ कि थ्योरम क्या है, लॉ क्या है, ठीक है। गॉस थ्योरम मैंने बताया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताएगा। क्या बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में? ये कहता है ये क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस, स्टेटमेंट क्या है इसकी? स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो स्टेटमेंट क्या बनेगी बेटा? देखिए स्टेटमेंट को समझें। गॉस थ्योरम कहती है मेरे पास कोई भी क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस है, अगर वो वैक्यूम में रखा है, मान लीजिए ये मेरे पास क्लोज सरफेस है, ये वैक्यूम में रखा हुआ है, तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, इस सरफेस, इस एरिया के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो कितना होगा? दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स से φE है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ रहा है बेटा? φE, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू गॉस थ्योरम कहती है कि आप इस सरफेस के अंदर देखिए कितने सारे चार्जेस हैं, उन सब का सम कर लीजिए, टोटल चार्ज निकाल लीजिए। इस सरफेस ने कितने चार्जेस को एनक्लोज किया हुआ है, कितने चार्जेस इसके अंदर पड़े हुए हैं, उन सब का क्या कर लीजिए आप? सम, यानी टोटल चार्ज निकाल लीजिए। तो टोटल चार्ज अगर मैं निकालने जाऊँ तो कितना होगा मेरे पास? देखिए Q1 प्लस Q2, ठीक है, माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5, ये आ गया इसके अंदर जो चार्जेस है उनका टोटल। अब बाहर वाले चार्जेस सर, बाहर वाले बेटा चार्जेस इसमें आपको काउंट ही नहीं करने हैं, चाहे बाहर कितने भी चार्जेस पड़े, बाहर कितने भी चार्जेस हों इस सरफेस को, आपको उसके बारे में बॉदर ही नहीं करना है। यू जस्ट केयर अबाउट कि इसके अंदर कितने चार्जेस हैं, उनका टोटल चार्ज निकाल लीजिए, जो कि मैंने यहाँ पे किया। Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5, माइनस वाला साइन के साथ लिए, प्लस वाले भी साइन के साथ लिए, टोटल चार्ज ऐसे ही निकलता है। और इस सम को आप डिवाइड कर दीजिए किससे? एप्सिलॉन नॉट से। किससे डिवाइड कर दें? एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आएगा ये मेरे पास इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है।
देखा कितना सिंपल, 2 स्टेप्स में हो गया। सबसे पहला स्टेप, इसके अंदर देखिए कितने चार्जेस हैं, उन सब का टोटल कर लीजिए। जो टोटल सम आए उसको डिवाइड कर दीजिए बाय द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से उसको डिवाइड कर देंगे तो वो जो है क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस क्लोज सरफेस, जो कि आप इस फॉर्मूला से अगर निकालते तो शायद कभी निकाल भी नहीं पाते। तो गॉस थ्योरम इसीलिए हेल्पफुल है। सर आगे समझ क्यों हमें गॉस थ्योरम की ज़रूरत है? बिल्कुल आएगा, क्योंकि फ्लक्स तो मैं इस फॉर्मूला से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आप ये फ्लक्स की फॉर्मूला की हेल्प से निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ आप क्या अप्लाई करेंगे? गॉस थ्योरम। बट याद रहे, दिस थ्योरम इज़ ओनली वैलिड फॉर क्लोज और 3D सरफेस। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्टेटमेंट वाइज लिखूँ, गॉस थ्योरम क्या है, इसकी स्टेटमेंट वाइज लिखूँ तो क्या लिखूँगा? ध्यान रखना है, बाहर जितने भी चार्जेस हैं उनको काउंट नहीं करना। यू जस्ट केयर अबाउट द चार्जेस विच आर एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जो एनक्लोज किए हैं उन्हीं को आपको रखना है यहाँ पे सम में। अभी स्टेटमेंट क्या है, अब आता हूँ इसकी स्टेटमेंट पे। इसकी स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम? देखिए गॉस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम और गॉसेस लॉ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e, the total electric flux phi e through a closed surface, through a closed or 3D surface, through a closed or 3D surface is, according to Gauss law, the total electric flux through a closed or 3D surface which is placed in vacuum, which is placed in vacuum, which is placed in vacuum, ठीक है, which is placed in vacuum is equal to 1 upon epsilon naught times, 1 upon epsilon naught times the charge कौन, कितना टोटल चार्ज, द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। देखिए ध्यान से देखिए, जो अभी मैंने फॉर्मूला या उस क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकाला था वही चीज़ मैंने यहाँ पे राइटिंग में लिखी है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड और 3D सरफेस विच इज़ प्लेस्ड इन वैक्यूम, एक क्लोज्ड और 3D सरफेस है जो कि वैक्यूम में रखा हुआ आपके पास, ठीक है, और उसके अंदर कुछ चार्जेस हैं, तो उस सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस सरफेस में टोटल चार्ज कितना है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करा दे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, तो वो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देगा उस सरफेस का। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। तो आई होप ये गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। इस पर अब देखते हैं, इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। कई बार बोलते हैं कि इसका प्रूफ, बुक्स में लिखा होता है कि प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, एक्चुअल में किसी लॉ या थ्योरम का प्रूफ नहीं होता, ठीक है, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। लॉ का कभी प्रूफ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, तो यहाँ हम वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई कैसे होगा, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फॉर्मूला आ रहा है कि फ्लक्स जो है फाई ई किसी भी क्लोज सरफेस का टोटल चार्ज Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट होगा, इतना फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम वेरीफाई कर लेंगे कि फ्लक्स इतना ही आता है, ठीक है। वो वेरिफिकेशन कैसे होगी, सबसे पहली बात, या प्रूफ बोल देते हैं उसको, कि वो प्रूफ कैसे आएगा। यहाँ पे फ्लक्स मेरे पास ये दिया हुआ है E.ds, फ्लक्स का फॉर्मूला। तो मैं क्या करूँगा, एक क्लोज सरफेस लूँगा, उसके अंदर चार्ज रखूँगा, उस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो बाहर निकलेंगी वो सरफेस को क्रॉस करके जाएंगे, ठीक है। उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं निकालूंगा बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला वहाँ अप्लाई करूँगा और सोल्व करके देखूँगा कि यही
फ्लक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है उस क्लोज सरफेस के थ्रू। अगर यही फ्लक्स आएगा तो मैं समझूंगा कि दिस थ्योरम इज वेरीफाइड, दिस थ्योरम इज प्रूव। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका प्रूफ कर रहा हूँ। देखिए स्टेटमेंट सबको क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं अब वेरिफिकेशन और प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम क्या है। देखिए प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, सबसे पहले मेरे को एक क्लोज सरफेस चाहिए। ठीक है, ये मान लीजिए कि एक मेरे पास क्या रखा है भाई, आपके पास एक पॉइंट चार्ज है दैट इज क्यू। कितना चार्ज है भाई, क्यू चार्ज रखा है मेरे पास, एक पॉइंट चार्ज है क्यू। ठीक है, दिस चार्ज इज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मीन्स इसके आसपास कोई और चार्ज नहीं है, ओनली क्यू चार्ज रखा हुआ है, सब पॉइंट चार्ज। ठीक है, और इसके अराउंड मैंने ये एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया बेटा, स्फीयर। ठीक है, ये एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया इस चार्ज के अराउंड। ठीक है, इट्स अ क्लोज सरफेस, स्फीयर इज अ क्लोज सरफेस। तो ये क्लोज सरफेस है और इसके अंदर चार्ज कितना रखा है, क्यू। तो गॉस थ्योरम कहती है, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ से जो फ्लक्स आएगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, मेरे को यही चीज़ वेरीफाई करनी है, बट मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा फॉर्मूला फ्लक्स का। देखते हैं, मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी बेटा, आर, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर, इसके अंदर पॉइंट चार्ज रखा है क्यू। अब फॉर्मूला मेरे को अप्लाई करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा भाई, फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। और बात करूँ तो ये लिख सकते हैं ई डी एस कोस ऑफ थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ दिस स्फीयर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं सबसे पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस सरफेस के थ्रू निकालना है, तो सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ मैं। ठीक है, सारे आर रेडियस पे हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसकी सरकमफेरेंस पे, ये सारे सरफेस पे होंगे। तो इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट उठा लो, वो सभी आर रेडियस पे हैं। तो यहाँ जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सारी की सारी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, यूनिफॉर्म कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो क्योंकि सारे सभी का जो डिस्टेंस है, सभी पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है, तो वो होगी कितनी, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितनी होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट उठा लिया P, ये पॉइंट आपके पास P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा भाई, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉइंट चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है आर स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन तो होगी। अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखूं तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, बाहर की साइड। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और ये डायरेक्शन क्या है, रेडियस की डायरेक्शन में है, तो इसको मैं बोल देता हूँ आर कैप। इसकी डायरेक्शन बेटा आर कैप, किधर जा रहे हैं, आर कैप में। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे भी इतनी होगी, अगर मैं कोई और पॉइंट लूँगा इस सरफेस पे तो हर एक पे यही आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर मैंने कैलकुलेट कर लिया है, इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं एरिया वेक्टर की। मान लीजिए मैंने यहाँ पे छोटा सा एरिया ले लिया, एक ये छोटा सा एरिया लिया है, स्मॉल एरिया, और इसको मैं बोलता हूँ ds। कितना है बेटा ये, ds। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो क्लोज सरफेस के मैंने बताया था एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या होगा, आउटवर्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस। आउटवर्ड, नॉर्मल ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो आउटवर्ड होगा और परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर और आउटवर्ड तो यही डायरेक्शन होगी यहाँ पे। इसको मैं बोल देता हूँ ds कैप, या सिंपल आप बोल दीजिए इसे n कैप। क्या बोल देते हैं, n कैप। तो n कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, n कैप रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो ds जो है, ds वेक्टर, उसको मैं लिख सकता हूँ ds
एन कैप, नो प्रॉब्लम। इक्वेशन नंबर 2, भाई डी एस वैक्टर को क्या लिख सकता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाई इसकी डायरेक्शन, ये वेक्टर आ जाएगा डी एस इक्वल टू डी एस एन कैप। अब देखिए कोई भी ले लीजिए, यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पे मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, वैल्यू तो यही आनी है, आर कैप में है, और ये डी एस मैंने मान लिया यहाँ पे स्मॉल एरिया, डी एस ऐसे मैं एरिया मान लेता हूँ, छोटे छोटे हर पॉइंट पे डी एस एरिया है, और मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा, इस सरफेस को कम्प्लीटली डी एस छोटे छोटे सरफेसेस में ब्रेक कर लिया मैंने। इस डी एस का भी डायरेक्शन यही होगा, एन कैप। यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, और एन कैप भी आपका इसी डायरेक्शन में, डी एस वैक्टर भी इसी डायरेक्शन में। तो हर पॉइंट पे आप देख रहे हैं इस स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर जो है वो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, यानी कि थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आप अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो डी फाई, इस सरफेस के थ्रू जितना फ्लक्स होगा वो होगा मान लीजिए डी फाई, स्मॉल फ्लक्स डी फाई ई, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस होगा, दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट से, और इक्वेशन सेकंड से क्या है, डी एस वैक्टर, डी एस इसका आर कैप है डॉट एन कैप, आर कैप डॉट एन कैप, और दो यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो क्या होता है, 1। कितना होगा बेटा, 1। पता होगा आप सबको, आई कैप डॉट आई कैप, दो यूनिट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, कितना आता है, 1। जे डॉट जे कितना आता है, 1। ऐसे ही आर डॉट एन एक ही डायरेक्शन में है तो कितना हो जाएगा, ये 1। आर डॉट कितना हो जाएगा, आर डॉट एन कैप कितना हो जाएगा बेटा, ये आपके पास 1। ठीक है, तो डी फाई कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस, ये तो चीज़ 1 हो गया आपके पास। अब डी फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल सरफेस डी एस। ऐसे ही मैं हर सरफेस से डी फाई निकाल लूँगा, या तो उनको सम कर दो, या फिर इस डी फाई को मैं क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ, और इंटीग्रेशन से मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा। देखिए अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, ये वैल्यू है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी क्लोज्ड सरफेस और स्फीयर, क्लोज सरफेस क्या मेरे पास, स्फीयर है, तो इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, फाई ई, मैं बोलता हूँ फाई ई, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, ये पुट कर दीजिए, क्लोज इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस, और ये आपके पास 1 है। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखिए फाई ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉन्स्टेंट बाहर, क्यू भी बाहर आ जाएगा, एंड आर स्क्वायर इज ऑल्सो, तो 1 जो कॉन्स्टेंट है वो सब बाहर ले लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये सब क्या है कॉन्स्टेंट, क्लोज इंटीग्रेशन डी एस, क्लोज इंटीग्रेशन डी एस। और क्लोज इंटीग्रेशन डी एस जब आप करेंगे तो यहाँ से आपको पता है इस स्फीयर का सरफेस इंटीग्रल जब आप करेंगे तो कितना आएगा, जो इसका सरफेस एरिया होगा वही तो आएगा, दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पूरे कंप्लीट स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। उसको आप स्मॉल एरिया में इंटीग्रेट करें तो वो 4 पाई आर स्क्वायर ही तो आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लोज इंटीग्रेशन डी एस की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई आर स्क्वायर फॉर दिस स्फीयर। तो अब यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए फ्लक्स जब आप सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन डी एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर जस्ट मल्टीप्लाई करा दूँ क्लोज इंटीग्रेशन डी एस की जगह। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, कितना बच गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन
नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस स्फीयर बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला लगाया मैंने, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, फ्लक्स का फॉर्मूला ही तो अप्लाई किया है, उसकी हेल्प से निकाला ये फ्लक्स। अब अगर आप यहाँ से देखें, गॉस थ्योरम अप्लाई कीजिए। गॉस थ्योरम क्या कहती है, किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू अगर वो वैक्यूम में रखा है तो कितना फ्लक्स पास होगा, उसके अंदर जो टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्लोज सरफेस है स्फीयर, वैक्यूम में ये रखा है मैंने माना है, और इसके अंदर चार्ज कितना है बेटा, क्यू। कितना चार्ज है टोटल, क्यू। एक सिंगल चार्ज है क्यू, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो गॉस थ्योरम से आता है और यही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला से निकाला है। इट मीन्स हैंस प्रूव्ड और वेरीफाइड बोल सकते हैं, प्रूव्ड और वेरीफाइड। तो गॉस थ्योरम आपका यहाँ से प्रूव हो गया या कहते हैं वेरीफाई हो गया, क्योंकि मैंने किसी क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स निकाला बाय द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कितना आया जितना गॉस थ्योरम बताती है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास गॉस थ्योरम का बेटा प्रूफ था। ठीक है, इससे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास CBSE एग्जाम में, वहाँ पे पूछ सकता है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ आपको। 1 नंबर के क्वेश्चंस लगभग इसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं इसमें गॉस थ्योरम पे। देखिए उससे पहले कुछ एक बात इंपॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ आपको। एक सरफेस होता है गॉसियन सरफेस, क्या बोलते हैं बेटा, गॉसियन सरफेस। ये करते हैं, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होगा, गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस सबसे पहले इट्स अ 3 डायमेंशनल सरफेस, इट्स ए 3 डायमेंशनल सरफेस और इमेजिनरी होता है। कैसा होगा, इमेजिनरी 3 डायमेंशनल सरफेस। कैसा होगा बेटा, इमेजिनरी 3 डायमेंशनल सरफेस होता है। गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी 3 डायमेंशनल सरफेस। इमेजिनरी मीन्स जो हम इमेजिन करेंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी। और 3 डायमेंशनल यानी ये क्लोज होगा। क्यों इसका यूज़ करते हैं, क्यों मैंने यहाँ पे इसकी बात की, वो बात करते हैं। गॉसियन सरफेस पता तो चल गया इमेजिनरी और 3 डायमेंशनल सरफेस होता है। क्या कई बार क्या होगा आपको चार्ज दे दिया, मान लीजिए मैंने क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है, और इसके अराउंड मैंने क्या किया, ये ऐसे रख दिया, एक स्क्वायर रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द सरफेस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है और ये मेरे पास एक नीचे इसके स्क्वायर प्लेट रखी है, ठीक है। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक सिचुएशन ले रहा हूँ ऐसे। तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलेंगी चारों साइड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रही है, इससे चारों साइड निकलेंगी, ठीक है, ऐसे निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ऐसे हर डायरेक्शन में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर निकल रही हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करते हुए जा रही हैं। तो जब ये क्रॉस करेंगी तो इस सरफेस के थ्रू कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ये जो मैंने नीचे स्क्वायर प्लेट बनाई है, इसके थ्रू कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इसको क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, वो अगर मैं गॉस थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट करना चाहूँ तो सबसे पहले मेरे को क्या देखना होगा, कि यहाँ पे जो सरफेस है वो अभी आपको क्या दिख रहा है, ओपन। कैसा सरफेस है, स्क्वायर प्लेट इज एन ओपन सरफेस। ये मेरे पास स्क्वायर प्लेट है ऐसे, और इसके ऊपर ये चार्ज रखा है मान लीजिए। तो इस चार्ज के थ्रू जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसको क्रॉस तो करेंगी, बट ये जो चार्ज है या ये जो सरफेस है ये ओपन सरफेस है, क्लोज नहीं है। और मैंने बताया था कि गॉस थ्योरम इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज सरफेसेस, ओनली वैलिड फॉर क्लोज और 3 डायमेंशनल सरफेसेस। तो ये तो 2 डायमेंशनल सरफेस है, ये कहीं ओपन सरफेस है। तो यहाँ पे मैं गॉस थ्योरम को कैसे अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो उसको अप्लाई करने के लिए मैं इमेजिन करूँगा यहाँ पे एक क्लोज सरफेस, ठीक है। वो क्लोज सरफेस क्या होगा, कैसे मानेंगे, कैसे उसको इमेजिन करेंगे, वो आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता
करना आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर कैसे अप्लाई करना है, कैसे हम उसको इमेजिन करेंगे, वो आपको आता चला जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्लोज सरफेस कैसे बना सकता हूँ, देखिए वो क्लोज सरफेस में अगर यहाँ पे मान लूँ कि ये एक क्यूब बना रहा है, ये कैसे बन गया, क्यूब बन गई, ऐसे मान ले, मान सकते हैं ना, ये क्यूब है तो एक क्लोज सरफेस बन गया, इमेजिन कर लिया मैंने। बाकी 5 सरफेसेस जो ऊपर रेड पेन से बनाए हैं, ये जो है ये मैंने इमेजिन कर लिए। एक्चुअल में मेरे पास क्या है, एक ब्लू सरफेस है जो नीचे दिख रहा है आपको, ये उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है, बट मैंने बाकी पूरा जो है यही क्या कर लिया, इमेजिन कर लिया। ये क्लोज सरफेस बन गया और क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज क्या है, क्यू। तो ये जो सरफेस मैंने क्लोज एंड इमेजिन किया है, दैट सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। समझ आया? तो ये क्वेश्चंस को इजी करने के लिए, ठीक है, हम इमेजिन करते हैं ऐसे सरफेस को, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। जब गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तभी ये होगा ऐसा, ठीक है। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए मैं एक क्लोज सरफेस इमेजिन करता हूँ, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए मेरे पास मैं इमेजिन करता हूँ एक 3 डायमेंशनल सरफेस, उस सरफेस को ही मैं क्या बोलूँगा, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब वो गॉसियन सरफेस कैसा इमेजिन कर सकता हूँ मैं, कैसा भी इमेजिन कर सकता हूँ, कोई भी शेप का, कोई भी साइज़ का सरफेस में इमेजिन कर सकता हूँ, बट ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे कि गॉसियन सरफेस कैन बी ऑफ एनी शेप एंड साइज, कैन बी ऑफ एनी शेप एंड साइज, किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है। बट मेरे पास क्वेश्चन को मैं जब सोल्व करूं तो वो इजी हो, हेल्पफुल हो, ऐसा सरफेस में भाई जो मेरे लिए मैथमेटिक्स कम इन्वॉल्व करे, ऐसा सरफेस में उसके अंदर कंसिडर करूंगा। तो वो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 सरफेसेस लेके चलता हूँ, दैट इज फर्स्ट इज स्फीयर। एक तो हम स्फीयर लेंगे एज अ गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस पहले बता रहा हूँ, किसी भी शेप या किसी भी साइज का आप ले सकते हैं, बट हम कंसीडर करेंगे या तो स्फीयर या फिर सिलेंडर, स्फीयर और सिलेंडर। या तो मैं स्फीयर एज अ गॉसियन सरफेस लूँगा या फिर मैं सिलेंडर एज अ गॉसियन सरफेस लूँगा, क्योंकि इन 2 शेप्स के अंदर, जब मैं इन 2 शेप्स में क्या है ऐसा, बाकी और नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब आप इनको क्वेश्चन में लगाएंगे तो वहाँ आपके पास मैथमेटिक्स जो होगा, फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है हमें, तो वो इंटीग्रेशन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे फॉर दीज 2 शेप्स, ठीक है। इसी वजह से मैं गॉसियन सरफेस को एज अ स्फीयर लेता हूँ। समझाता हूँ कैसे वो ईजी हो जाता है। देखिए अगर मैं बात करूँ स्फीयर की, मेरे पास क्या है, स्फीयर एज अ गॉसियन सरफेस, स्फीयर ले लिया, तो यहाँ पे इसके अंदर जो भी चार्ज होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे दिखेगी, बाहर निकलती हुई दिखेगी। और एक और बात भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बाहर निकलती हुई दिख सकती है इनसाइड, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर होगी। और दूसरी बात, जो इसका एरिया वेक्टर होगा, जो यहाँ मैं एरिया वेक्टर कंसिडर करूँगा, वो एरिया वेक्टर ds, एरिया वेक्टर जो ds है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों के बीच में थीटा जो है, या तो वो 0 डिग्री बनेगा या फिर वो 180 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds कैन बी 0 डिग्री और कैन बी 180 डिग्री। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में तो 0 डिग्री हो जाएगा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका इनसाइड है तो वहाँ पे थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। एक बात स्फीयर के केस में, और ये वेरी नहीं होगा, थीटा या तो 0 डिग्री मिलेगा या 180 डिग्री मिलेगा आपको स्फीयर के केस में। एक तो ये फिक्स हो गया मेरे पास। दूसरा, फ्लक्स के फॉर्मूला के अंदर ये होता है EDS कोस ऑफ थीटा। ये 3 चीज़ें हैं फ्लक्स के फॉर्मूला में, अगर मैं देखूँ तो EDS कोस थीटा, ये 3 चीज़ें हैं। DS अगर मैं इसका, और एक बात, हर पॉइंट पे अगर आप देखें इस स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिले, कांस्टेंट मिल जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाए, कांस्टेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बाहर आ जाएगी। और ds का जब क्लोज इंटीग्रेशन आप करेंगे, ds का जब आप क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे स्फीयर के केस में, तो वो आपको पहले से पता होगा 4 पाई r स्क्वायर होगा।
तो ये इंटीग्रेशन आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन सरफेस लेने के हमारे पास 3 कारण है। एक तो आपके पास थीटा जो है वो 0 डिग्री या 180 डिग्री, ये फिक्स हो गया, ये तो या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन जो ds करते हैं वो आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो आपको पहले से पता होता है, दैट इज़ इक्वल टू 4πr²। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगी आपको, कांस्टेंट, तो ईजिली सोल्व कर पाएंगे आप, ठीक है, फ्लक्स को। और दूसरा बात सिलेंडर में, सिलेंडर की अगर मैं बात करूँ तो सिलेंडर में ऐसा क्या है, सेम केस सिलेंडर में है। सिलेंडर का अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये सिलेंडर के केस में आपको किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर तो आपको बाहर ही मिलेगा, ds कैसे मिलेगा, ऐसे ही तो मिलेगा, ठीक है, सिलेंडर के केस में। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज ऐसे रखा है इसके अंदर ही, ये सारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर निकल रही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगी इसकी, इधर जो आएगी वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और नीचे वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में मिलेगी इधर। तो आप जहाँ पे भी देख रहे हैं वहाँ पे आपको एंगल जो है यहाँ कितना है दोनों के बीच में, 90 डिग्री, कोस 90 0, तो थीटा कितना होगा आपका 90 होगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच में थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ भी आपके पास थीटा आपको ऐसा मिलता है, या तो 0 डिग्री मिलेगा, या 90 डिग्री मिलेगा, या 180 डिग्री मिलेगा, यानी कि ऐसे एंगल मिलेंगे जहाँ पे आपको वैल्यू बहुत ईजिली पता होगी, ठीक है, या तो वो 1 होगी या -1 या 0, ठीक है, 1 -1 और 0। तो इन 2 शेप्स के लिए आपको थीटा 0 180 या 90 मिल सकता है, और उन तीनों केसेस में आप उन तीनों थीटा वैल्यूज़ के लिए आपको उनकी कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो ईजिली पता है, 0 1 या -1। एक बात, दूसरा एरिया वेक्टर क्लोज इंटीग्रेशन जब ds करेंगे फ्लक्स में, जब हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन ds होगा तो हमें पता है जो सर्कल है, जो आपका सिलेंडर है, उसका सरफेस एरिया बहुत इजीली निकाल सकते हैं 2πrh, ठीक है, तो वो भी आपको पता है, वो सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिल जाएगी सरफेस पे। तो इसी वजह से हम स्फीयर या सिलेंडर को एज अ गॉसियन सरफेस लेते हैं। पर ध्यान रहे, गॉसियन सरफेस कैन बी ऑफ एनी शेप और एनी साइज़, लेकिन ये हेल्पफुल हो हमारे लिए, इसी वजह से हम जो शेप है गॉसियन सरफेस की, या तो वो स्फीयर लेते हैं या वो सिलेंडर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द गॉसियन सरफेस। पर गॉसियन सरफेस कैसा भी हो सकता है, आप ये ध्यान रखना, लेकिन लेंगे हम क्या, या तो स्फीयर या फिर सिलेंडर। तो आप कुछ एक क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इस पर, जो आपके पास पेपर में 1 नंबर या 2 नंबर में आते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन अभी बात कर रहे हैं गॉसियन सरफेस से रिलेटेड। मान लीजिए ये आपके पास एक स्फीयर, ये केस तो हमने अभी किया है, इसके अंदर अगर चार्ज रखा है Q, तो इससे पूछे फ्लक्स कितना आएगा। एक स्फीयर है और इससे फ्लक्स पूछे, इसके अंदर चार्ज Q रखा है, ठीक है। सेकंड केस अगर मैं ऐसा लूँ, ये मेरे पास एक ऐसे है हेमिस्फीयर है, क्या है बेटा, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, और इसके यहाँ पे चार्ज रखा है Q सेंटर पे। ये हेमिस्फीयर एज अ बाउल कंसिडर करें और उसमें ये चार्ज रखा है Q, तो आपसे पूछे इसका फ्लक्स बताइए कितना होगा, ठीक है। या फिर मैं आपसे दूं एक शेप, और ये आपके पास यहाँ पे मान लीजिए कोन है, क्लोज सरफेस होना चाहिए, तो कोई भी हो सकता है, और यहाँ चार्ज रखा आपके पास Q, और बोले बताइए इससे फ्लक्स कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो पेपर में, ठीक है। या आपको ये दे दे, क्यूब दे दिया जाए, ठीक है, ये आपके पास क्यूब है, और इसमें यहाँ पे चार्ज रखा आपके पास Q, तो बताइए कितना फ्लक्स होगा। तो चारों केसेस में अगर आप देखें तो चारों के चारों केसेस क्लोज सरफेस के केस हैं, और क्लोज सरफेस में आपको पता है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट करके हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, जो कि गॉस थ्योरम बताती है। तो टोटल चार्ज इस पहले केस में देखें तो टोटल चार्ज कितना है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस केस में अगर देखूं, या पहले फोर्थ केस में जाएं, तो क्लोज सरफेस है ये मेरे पास, और क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इसका फ्लक्स, ठीक है, इस केस में।
अब इन दोनों केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड और सेकंड और थर्ड की। तो यहाँ मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, अगर हेमिस्फीयर ऐसे रखा है, खुला है ये तो नीचे से, क्लोज तो नहीं है, तो क्लोज नहीं है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज सरफेस मानना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा जो मैं बोल रहा था। और इसको मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए एक मैंने नीचे से बाउल लिया इतना ही बड़ा और इसको यहाँ से ऐसे लगा के बंद कर दिया, समझ गए। इसको सोल्व करने का तरीका देखिए, ओपन सरफेस था, अब फिलहाल मेरे पास ये हेमिस्फीयर ऐसे खुला हुआ था नीचे से, मैंने इतना ही एक और हेमिस्फीयर लिया और दोनों को ऐसे जोड़ दिया, तो अब ये चार्ज इन दोनों के अंदर आ गया। जब इन दोनों के अंदर आ गया तो अब मैं बोलूँगा कि ये जो चार्ज है, ये जो नीचे मैंने कंसिडर किया है, ठीक है, ये इमेजिन किया है कि ऐसा नीचे एक सरफेस है और ये जो क्यू है ये पूरे स्फीयर के अंदर आ गया, और फुल स्फीयर से मैंने अभी निकाला है कि कितना हुआ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इस फुल स्फीयर की बात करूँ तो कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक्चुअल में मेरे पास क्या है, ये जो ब्लैक हेमिस्फीयर है ये इसके थ्रू निकालना है मेरे को, फ्लक्स तो इसके थ्रू निकालना है, ठीक है। फुल के थ्रू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो हाफ के थ्रू कितना आ जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस ब्लैक सरफेस, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे समझिए, इसमें भी आंसर आपका क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। देखिए ये मेरे पास कौन है, लेकिन ये कौन क्या है, नीचे से ओपन है, ओपन है ये, तो ओपन के लिए तो अप्लाई नहीं है, इट इज़ ओनली वैलिड फॉर क्लोज सरफेस। तो मैं क्या करता हूँ, इतनी ही बड़ी एक और कौन लूँगा और उस कौन को नीचे की साइड ऐसे लगा देते हैं, ये देखिए। तो अब ये बंद हो गया, दो कौन के अंदर एक चार्ज बंद है क्यू, तो इन दोनों के थ्रू कितना पास होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना एनक्लोज किया इन दोनों ने मिलके, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जब इन दोनों ने मिलके क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकाला, तो एक सिंगल के थ्रू कितना निकलेगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये सिंपल से केसेस हैं और देखते हैं इस पे बेस। देखिए अब ये जो क्यूब का केस है, ये क्यूब के केस में 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो क्यूब के केस में कैसे पूछेगा, एक तो ये हो गया बिल्कुल सेंटर में रखे तो बहुत ईजी था। सेकंड केस मान लीजिए आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, ये मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, ये मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, जिसकी साइड आपके पास ए दी हुई है, साइड कितनी है इसकी, ए, ठीक है। और इसके a/2 हाइट पे, इससे a/2 हाइट पे, कितनी हाइट पे, a/2 हाइट पे एक चार्ज रखा है Q। इसके जस्ट ऊपर a/2 हाइट पे कितना रखा है, चार्ज Q रखा है। ऐसे समझिए, ये ऐसे ही केस है। देखिए ये मेरे पास एक प्लेट है, इस प्लेट के इतनी हाइट पे यहाँ पे चार्ज रखा है Q, तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे वो इसको क्रॉस करेंगे। तो आपसे पूछा है इस स्क्वायर प्लेट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो वो निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, मैं क्या करूँगा, अब ये तो क्लोज है नहीं तो इसको क्लोज कंसिडर करेंगे। क्लोज कैसे मानेंगे, क्लोज मानेंगे इसको, एक मैं क्यूब बना लेता हूँ, क्या करूँगा, एक क्यूब ड्रॉ करूँगा इसके ऊपर ऐसे, ये मैंने क्यूब ड्रॉ कर लिया इसके ऊपर। अब ये क्यूब जैसे ही मैं बनाता हूँ तो ये क्यू जो है वो इसके अंदर आ जाता है, यही केस बन जाता है। और इसके थ्रू मेरे को पता है कितना फ्लक्स पास हुआ था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब ये चार्ज क्यू ऐसे क्यूब में बंद होता है तो इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मेरे से पूछा कौन से सरफेस से है, ब्लैक सरफेस से, कि कितना पास होगा। तो जब ये 6 सरफेसेज हैं इसके अंदर, क्यूब के अंदर कितने सरफेस हैं, 1 2 5 3, एक पीछे 4, ऊपर 5 और नीचे ये 6, यानी कि 6 सरफेस से मेरे से फ्लक्स पूछा है, बाकी 5 तो मेरे पास मैंने इमेजिन किए हैं। तो जब पूरे में से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है और ये चार्ज सेंटर में रखा हुआ है, तो क्या होगा कि हर एक से क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट पास होगा। तो इससे भी कितना पास होगा बेटा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल केस समझ आ गया, ठीक है। मैंने क्या कंसिडर किया, इसको क्लोज मान लिया और क्लोज माना, और ये जो चार्ज है वो बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ था। जब सेंटर में रखा हुआ था तो इस वजह से हर एक सरफेस से कितना पास हो रहा है, एक इक्वल प्रोपोर्शन में फ्लक्स पास होगा, दैट इज क्यू बाई 6 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट।
तो हर सरफेस से जब q/6 एप्सिलॉन नॉट पास होगा तो इस सरफेस से भी कितना पास हो रहा है, q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जब ये सेंटर में रखा है तब इक्वल पास हो रहा है। अब देखिए इसी पे एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, जब ये सेंटर में ना रखा हो तो कैसे करेंगे। देखो ये मेरे पास क्यूब है और इस क्यूब के ठीक है, इस क्यूब के इस फेस पे चार्ज रखा हुआ है, इस फेस पे चार्ज रखा हुआ है, या इस फेस की बजाय मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, उधर ड्रॉ करना मुश्किल रहेगा थोड़ा सा। ये चार्ज क्यों रखा हुआ है यहाँ पे, इस फेस के इस फेस पे। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि बताइए कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा थ्रू दिस क्यूब, इस क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, नीचे जो केस था अभी उसमें क्यू मेरा सेंटर में रखा हुआ था, इस वजह से q/ε0 पास हुआ था। लेकिन यहाँ चार्ज अगर आप देखें तो कहाँ रखा है, इस फेस पे रखा है। तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि इसके थ्रू कितना पास होगा q/ε0, क्योंकि सर चार्ज तो q ही एनक्लोज किया है। बेटा एक चीज़ देखिए, ये जो चार्ज q है ये कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। ये सारा का सारा इसके अंदर थोड़ी है, ये सारा इसके अंदर थोड़ी रखा हुआ है। अभी दिखाते हैं, देखिए कैसे नहीं रखा हुआ। देखिए कई सोच रहे होंगे पता नहीं कैसे नहीं रखा हुआ, मेरे को तो दिख रहा है। देखो अगर मैं इसके साइड एक और क्यूब ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है, और इसको ऐसे दिखाऊं आपको, थोड़ा इमेजिन करो, ऐसे दो क्यूब रखे हुए हैं, तो इधर वाला मैंने इमेजिन किया है, उधर वाला एक्चुअल है। तो जब आप ऐसे कंसिडर करेंगे, अब आपको ये चार्ज क्यूब के है सेंटर में दिखेगा। ऐसे समझिए एक होल है, ठीक है, वॉल के अंदर, उस होल में मैंने एक बॉल फिट कर दी, जो कि बॉल जो है वो पॉइंट चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है। एक क्यूबिकल रूम है आपके पास, उस रूम में, ठीक है, एक वॉल के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक होल कर दिया, और उस होल में मैंने एक बॉल फिट कर दी। वो बॉल क्या हो गया, आपकी पॉइंट चार्ज। तो हाफ बॉल जो है वो आपकी उस रूम में होगी और हाफ बाहर होगी उस रूम से। तो उस बाहर वाली को भी अगर मैं अंदर कंसिडर करना चाहूँ तो मैं साइड में एक और क्यूब मान लूँ, तो ये क्या होगा मेरे पास, अब वो फुल जो बॉल है वो इन दो रूम के अंदर आ गई, इन दो क्यूब्स के अंदर आ गई। एक बॉल एक पॉइंट चार्ज दो क्यूब के अंदर है, तो इन दोनों से मिलके कितना पास होगा बेटा, q/ε0। इन दोनों से मिलके कितना पास होगा, q/ε0। और एक हाफ पोर्शन से कितना होगा, q/2ε0 इससे हो रहा है, और q/2ε0 आपका इधर जा रहा है। तो कितना आंसर आ गया मेरे पास, q/2ε0। तो डिपेंड करेगा, आपको देखना है पोजीशन ऑफ चार्ज कहाँ है और किससे आपको फ्लक्स पहुँचा है। ठीक है, ये केस हो गया मेरे पास। एक और केस देखते हैं इसी में, क्यूब के केस में फ्लक्स निकालने का। ये एक पैटर्न के क्वेश्चन है, इसी टाइप के इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन होते हैं अलग अलग पैटर्न्स पे। देखो ये मेरे पास एक क्यूब रखा हुआ है, इसमें बच्चे मार खाते हैं कई बारी, समझ नहीं आता है। देखो ये क्यूब है, और इस क्यूब के इस बारी मैं कहाँ रख रहा हूँ चार्ज को, कॉर्नर पे। इस कॉर्नर पे रख दिया मैंने चार्ज। कितना चार्ज रख दिया, वो भी क्यू चार्ज रख दिया कॉर्नर पे। ठीक है, तो अब पूछा है कि बताइए इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। ठीक है, जबकि पॉइंट चार्ज कहाँ रखा है हमारे पास, इसके एक कॉर्नर पे रखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए कैसे आएगा ये, पोजीशन जो है चार्ज के वो कहाँ है, कॉर्नर पे। तो ये तो नहीं होगा कि अगर यहाँ चार्ज पॉइंट चार्ज आपका इस कॉर्नर पे रखा है तो इसके थ्रू q/ε0 हो जाएगा। नहीं, इसका आंसर q/ε0 नहीं होगा, जो कि एक ऑप्शन में दिया होता है। अगर मैं बात करूँ इसको, क्योंकि ये पूरा बाउंड नहीं है ना, इसके अंदर तो बाउंड नहीं है, इसको बाउंड करने के लिए मेरे पास कितने क्यूब लगेंगे, 8। कितने क्यूब लगेंगे बेटा, 8 क्यूब लगेंगे। केमिस्ट्री के अंदर या सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर आपने देखा होगा कि जब भी कोई मेरे पास एटम कॉर्नर पे रखा होता है तो उसका एक क्यूब के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन आता है, 1/8। यानी कि उस एक एटम को कंप्लीट बंद करने के लिए मेरे पास कितने क्यूब चाहिए होंगे, 8। यानी कि इस पॉइंट चार्ज को कंप्लीट बंद करने के लिए मेरे पास कितने क्यूब चाहिए होंगे, 8। देखिए कैसे, एक तो ये हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन में, एक तो ये क्यूब कंसिडर करूँगा मैं,
ठीक है, एक तो ये वाला क्यूब होगा मेरे पास, एक और एक, ठीक है, एक दो हो गए, ऐसे ही दो इनके पीछे चल जाएंगे 4, और 4 उनके ऊपर आएंगे 8, तब जाके ये बंद होगा। और जैसे ये क्लोज होगा 8 क्यूब्स के अंदर, तो वो 8 क्यूब में से 8 क्यूब एक चार्ज क्यू को एनक्लोज कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज एनक्लोज कितना है क्यू, और कितने क्यूब मिलके क्लोज कर रहे हैं उसको, 8 क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उन 8 क्यूब के थ्रू देखूं तो कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वो फ्लक्स कितना पास होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, उन 8 क्यूब के थ्रू। अगर एक क्यूब से पूछूं तो कितना प्रोपोर्शन आ गया, क्योंकि ये उन सबके सेंटर में रखा है, उन 8 क्यूब के सेंटर में रखा है, और तो जब 8 क्यूब के सेंटर में रखा है तो हर एक से इक्वल में प्रोपोर्शन में जाएगा, यानी कि क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इससे जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इससे जाएगा, ऐसे ही क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट हर क्यूब से चला जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया बेटा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखें तो एक आंसर ढूंढना है आपको, ये यहाँ पे रखा हुआ है मेरे पास चार्ज इस केस में, ठीक है, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है मेरे पास इस के थ्रू फ्लक्स। एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको देखना है कैसे सोल्व होगा, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे उसका आंसर, ठीक है, आपको करके देखना है। ये मेरे पास एक क्यूब रखा है और इस क्यूब के वही इस कॉर्नर पे चार्ज रखा है, तो आपको पता है इस पूरे क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, जब चार्ज कॉर्नर पे रखा हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब ये चार्ज कॉर्नर पे रखा है तो आप बताइए सिर्फ इस सरफेस के थ्रू, सामने वाले इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा। इसका आंसर आएगा क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आंसर का आपको पता करना है, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं। तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, गॉस थ्योरम से रिलेटेड। एक पैटर्न पे कुछ और पैटर्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये गॉस थ्योरम था, यहाँ पे हमने गॉस थ्योरम देखी, गॉस थ्योरम का प्रूफ देखा, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर क्लोज और 3D सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने कंप्लीट किया है गॉस थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस, ओके।